खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। दुर्गेश केसवानी हमारे साथ जुड़े हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अवनीश भार्गव प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। ओपीएस भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। और हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे पंकज पाठक, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। पहले तो मैं भदौरिया साहब आपके पास ही आ रहा हूं। सर, कहा जा रहा है कि अभी 6 विधायक पहुंच गए हैं और उनकी मीटिंग चल रही है। सर, ऐसा क्या हुआ जो सीधे स्टेट हैंगर से इतनी तेजी के साथ सीएम हाउस पहुंचते हैं और अभी तक लगभग 1 घंटा होने को आया है, मीटिंग चल रही है? जी, भारतीय जनता पार्टी गिद्ध की तरह सत्ता पर आंखें गड़ाए हुए बैठी है और 1 साल में ये तीसरा प्रयास है, असफल प्रयास है हमारी सरकार गिराने का। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। मध्य प्रदेश में पूरी 5 साल हमारी सरकार स्थिरता के साथ चलेगी। लेकिन भदौरिया साहब, इन सबके बीच निर्दलीय विधायक जो मंत्री हैं आपकी सरकार में, वो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार आ रही है किसकी जा रही है, हमारे पास तो विकल्प अभी भी खुला हुआ है। जो व्यक्ति राजनीति में होता है, सच्चाई यह है, खासतौर से जो निर्दलीय होता है, उनके सामने अपने विकल्प रखते हैं। राजनीति में हर व्यक्ति अपना विकल्प रखता है। लेकिन कांग्रेस की जब हमारी सरकार बनी तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और जो निर्दलीय हमारे साथी विधायक हैं, सबके साथ एक न्यूनतम कार्यक्रमों के तहत एक समझौता हुआ था। सिर्फ सत्ता में आने का हमारा सरकार चलाने तक हमारा काम सीमित नहीं था। वो सभी लोग जो नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, हमारे साथ आए और न्यूनतम साझा कार्यक्रम हमने तय किए थे। उस आधार पर हमारी सरकार स्थिर और स्थायी रूप से चल रही है। लेकिन भदौरिया साहब, मेरा एक सवाल और है। आप कह रहे हैं कि बीएसपी के साथ भी हमारा साझा प्रोग्राम है। कैसे वहां पर विधायक रामबाई मौजूद थी और किस तरह से उन्हें वापस लाने की जुगत में लगे हुए थे आपकी सरकार के 2 मंत्री, आपने खुद देखा सर। तो वो कौन सा साझा कार्यक्रम था? रामबाई बेहद सीधी और सरल सहज विधायक हैं। संजीव सिंह जी हमारे बहुत जिम्मेदार और वरिष्ठ विधायक हैं जो हमारे सहयोगी हैं पार्टी स्तर पे सरकार चलाने में। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ये रहता है कि हमारे जो सीधे और सहज विधायक हैं उनको किसी तरह से बरगलाना, उनको गुमराह करना। और जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी ने किया कि हमारे 4-5 विधायकों को बंधक बनाया गया, उनके मोबाइल छीने गए और लगातार तमाम प्रयासों के बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाया। उनको रात को गुरुग्राम से उठा करके बेंगलोर शिफ्ट किया गया। मैं समझता हूं लोकतंत्र में इससे ज्यादा कोई ओछी हरकत नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं भार्गव साहब के पास भी आऊंगा, लेकिन दुर्गेश केसवानी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सर, प्लान फेल हो गया मुझे लगता है। देखिए मृदुल जी, ये तो दिग्विजय सिंह जी को बताइए कि उन्होंने क्या रचना रची और क्या बात की है, कहाँ फेलियर हो गया, कहाँ क्या हो गया। पर जैसा शिवराज जी ने कहा, और हम कल से ही, जब से रात से आप लाइव चला रहे हैं, कल से ही इस बात को लेके हम कह रहे हैं कि हम इस सरकार को शुरू में से ही, फ्रॉम द फर्स्ट डे, हम ये नहीं बोलते थे कि हम इस सरकार को चिमटे से भी छुएंगे। क्योंकि अंतर्कलह इसमें सरकार में आप देखेंगे, जो 983 वचन माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने प्रदेश की जनता को धोखा देकर किए, वो आज तक एक वचन पूरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने अपने कांग्रेस के नेताओं को, बता दीजिए कि अगर आपका इसमें कोई भी हाथ नहीं है तो फिर शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में क्या कर रहे थे रात? एक मिनट मृदुल जी, पूरी बात तो आ जान दीजिए मेरी। हाँ, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, फिर मैं उसका भी जवाब दे दूंगा आपको। तो जो इन्होंने कार्यकर्ताओं को जो लॉलीपॉप दिया कि हम आपको निगम मंडल में एडजस्ट करेंगे, वो आज तक वो नहीं कर पाए। इसके बाद विधायकों को सबको मंत्रिमंडल की लालच देके, क्योंकि ये अल्पमत की सरकार है, आप देखेंगे इसमें बिल्कुल लिमिटेड नंबर ऑफ विधायक हैं, सबकी बात माननी है, सबके काम करने। और आए दिन देखते हुए हम आ रहे हैं कि जब से यह सरकार बनी है, विषय पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। विषय से भटककर हर मुद्दे पर यह सरकार बात करने को तैयार है। अच्छा, अब आपने खत्म कर लिया तो बता दीजिए शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में क्या कर रहे थे, अगर आप नहीं है इन सब के पीछे तो? जी का एक, अगर आप गिराना भी नहीं चाहते तो शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे थे दिल्ली में? देखिए, शिवराज जी
जी जी, शिवराज जी राष्ट्रीय नेता हैं और दिल्ली से समन्वय जो काम होते हैं पार्टी स्तर पर, वो प्रभारी भी रहे हैं उसमें, वो उन्हीं कामों को करते हैं। तो नरोत्तम मिश्रा को भी कोई प्रभार दिया गया है क्या दिल्ली का, या भूपेंद्र सिंह को भी कोई प्रभार दिया गया है क्या दिल्ली का? जी, उन्होंने स्पष्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मृदुल जी आपके चैनल पे ही उन्होंने इस चीज को बताया कि मेरे समर्थकों के यहाँ शादी है, मैं उसमें सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। ये मुझे लगता है केसवानी साहब बहुत अच्छी तरकीब आजकल ढूंढी गई है कि निजी कार्यक्रम बताकर सारे काम कर दिए जाते हैं और किसी को कानो कान खबर तक ना हो। अवनीश भार्गव जी वो तो कह रहे हैं हम तो शादी समारोह में गए थे, भाई आप क्यों विधायकों को पकड़ के वापस भोपाल ले आए? मृदुल जी, ये शादी विवाह में गए थे, पार्टी के कार्यक्रम से गए थे। आप ये बताइए, चार्टर्ड प्लेन से विधायकों को यहाँ दिल्ली ले जाया गया, दिल्ली से बेंगलोर ले जाया गया, वो चार्टर्ड प्लेन क्या विधायकों ने करे थे कि भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान नरोत्तम मिश्रा ने अरेंज किए थे? वो चार्टर्ड प्लेन का आज पूरी एक कहानी है। जिस तरीके से माफिया पे माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी शिकंजा कस रहे हैं, मध्य प्रदेश को शुद्ध के नाम पे मुक्ति मिल रही है, 15 साल के घोटाले पकड़ा रहे हैं, उन सब बातों को लेके ये माफिया के साथ भारतीय जनता पार्टी के कतिपय नेता मिल गए। और जो धनबल का प्रयोग किया जा रहा है, जो पैसे दिए जा रहे हैं, कहीं प्लेन अरेंज किया जा रहा है, कहीं 5 स्टार होटल व्यवस्थित की जा रही है, और हरियाणा में क्यों रख रहे हैं? आप तो ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी ये बताए क्या हरियाणा में क्यों, आप ये बताइए दिल्ली में क्यों रखे हैं, हरियाणा में क्यों रखे हैं? आरोप लगाए थे वो बताइए उसका क्या है? आप भटकाने का प्रयास नहीं करें, दिल्ली में क्यों नहीं रखे? तो कुछ होने वाला है नहीं मृदुल जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, आराम से बात करिए। रणनीति आपकी थी, फेल हो गई, कोई बात नहीं। भार्गव साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आप उनके चार्टर्ड प्लेन तो बता रहे हैं, लेकिन आप ये भी बताइए ना, अगर आपको डर नहीं है तो फिर क्यों 2-2 मंत्री जाते रात में? क्यों विधायकों को पकड़ पकड़ कर लाया जाता है? डर नहीं है तो जाने दीजिए। देखिए, विधायकों की मदद के लिए जब उनको बंधक बनाया जाएगा, प्रलोभन दिया जाएगा, उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री तो एक सामान्य भेंट करने गए थे कि हमारे विधायक जो हमारे साथ थे उनको कोई कष्ट नहीं है, उनको किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, इस बात की जानकारी के लिए गए थे। और इसमें क्या गलत है कि विधायक जाके यदि उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं, वो मदद मांगते हैं कांग्रेस पार्टी से कि हमें बंधक बनाया गया, हमको यहाँ ले जाया गया। यही तो सवाल है ना, बात तथ्य थोड़ी देर में भार्गव साहब, यही तो सवाल है। जनता पूछ रही है, विधायकों को ले आइए सामने, विधायक अपने मुंह से कह दे कि हमें बंधक बनाया। गए थे किनका नहीं, देखिए थोड़ी देर में विधायक भी बाहर आएंगे। ठीक है, ये बड़ी खबर है। मुझे लगता है कि अब थोड़ी देर में और स्थिति साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है, जो सत्ता के लिए छटपटाहट हो रही थी, वो सब बात तथ्यात्मक जानकारी आएगी। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। हमारे साथ इस समय पंकज पाठक जुड़ गए। भार्गव जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। पंकज पाठक हमारे साथ आ गए। फिर मैं भदौरिया साहब के पास जाऊंगा, वो भी फोन पे लगातार लगे हुए हैं। भदौरिया साहब, किसका फोन आ रहा है आपके पास? जी, मैंने कहा आपकी फोन पर भी बातचीत चल रही है, क्या पार्टी से फोन आ रहा है क्या? नहीं, फोन पे बातचीत तो नहीं चल रही, आपसे ही बातचीत चल रही है। नहीं, आपके पास कोई अपडेट्स हो मीटिंग को लेकर? हेलो, हाँ जी, मैं सुन रहा हूं आपको, आराम से कहिए। हेलो, मैं एक बार फिर कोशिश करेंगे हम संपर्क करने की भदौरिया साहब से। उनके पास शायद कुछ कॉल्स भी आ रहे हैं बार बार। मैं पंकज पाठक साहब आपके पास आ रहा हूं। ये पूरा घटनाक्रम आपने देख लिया है, सोशल मीडिया भी आप देख रहे होंगे। क्या हम ये मानकर चलें कि खेल होने वाला था लेकिन खत्म हो गया है, या अभी तो शुरू हुआ है? नहीं, मुझे लगता है खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। और हाँ, मगर ये जो राज्यसभा के जो चुनाव हैं, जो 3 सीटें मध्य प्रदेश में खाली हुई हैं, उनके लिए नामांकन प्रक्रिया जो है वो परसों शुक्रवार 6 मार्च से प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि उसी दिन जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसी के साथ नॉमिनेशन फाइल होंगे, और वो 13 मार्च तक चलेंगे नॉमिनेशन। तो अभी सबके पास जो है जोड़ और तोड़ करने का पूरा समय है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अभी तो ये श्री गणेश हुआ है, अभी तो लंबा चलेगा, क्योंकि मतदान जो है अगर आवश्यक हुआ तो 26 मार्च को होगा, और 16 मार्च से विधानसभा का सत्र है, बजट सत्र है,
अब पता नहीं कि अब राजनीतिक परिस्थितियां बताएंगी कि बजट कौन पेश करेगा। तो मालूम है तरुण कुमार भनोत पेश करेंगे, लेकिन अब उसका बजट का पारित कौन करेगा ये देखेंगे। मुझको तो ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ ऐसा मतलब जो अभी 6 विधायक लौट के आ गए हैं, मुख्यमंत्री निवास में विधायक दल की बैठक चल रही है, और इधर आप बता रहे हैं कि 3 विधायक जो हैं जो उस 4 विधायक वहां पर बेंगलोर में हैं। तो इसका मतलब ये है कि गतिरोध तो बना हुआ है। अभी 4 विधायक है, 3 के नाम आ रहे हैं। हाँ। 3 के नाम डिस्प्ले हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से चौथे विधायक बिसाऊ लाल जी, सुरेंद्र सिंह जी और हरदीप सिंह जी, और चौथे एक और हैं। तो मुझको लग रहा है कि अभी ये गतिरोध बना हुआ है, गतिरोध समाप्त नहीं हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में अब ऐसा है कि जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं विष्णुदत्त शर्मा, वो तो अलग थलग है, और उन्होंने सुबह बयान दिया कि हमारा इस सब से कोई हमारी पार्टी का लेना देना नहीं है। लेकिन फ्रंट पे जो है शिवराज सिंह जी भी हैं, और इसके अलावा गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो और ये देखने की चीज है। साहब, मैं आपके पास लौट रहा हूं इसी सवाल के साथ। भदौरिया साहब से एक बार हम संपर्क कर लेते हैं। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास सर, हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसे। भदौरिया जी। जी जी, आपके कितने साथी आपको लगता है कि आपके साथ हैं अभी विधानसभा के? इसके बारे में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, कोई खतरा नहीं है हमारी सरकार को। सारे विधायक हमारे साथ हैं, और ये सब हमारे माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, शिवराज सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी, अमित शाह के अपने नंबर बढ़ाने के लिए हमारे सरकार को इस तरह को खतरा पैदा करते रहते हैं। मैं समझता हूं कि इस बात का भी जांच होना चाहिए। हमारे जो एक विधायक है बैजनाथ कुशवाहा सबलगढ़ से, उन्होंने ये कहा है कि उनको 25 करोड़ का ऑफर दिया गया, उनके पास उसके टेप भी है। तो इस बात की जांच होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आ रहे भदौरिया जी? कहां से आ रहा है? अगर ये बात पहुंची है, मुझे लगता है आप एक्सपोज कर दीजिए बीजेपी को। जी, आप लेकर आइए ना सामने टेप। नहीं, हमारे एक वरिष्ठ विधायक हैं बैजनाथ कुशवाहा सबलगढ़ से, उन्होंने भी 2 दिन पहले इस बात को स्वीकार किया है। और उन्होंने जी, तो निश्चित रूप से वो उसको सामने लाएंगे। मेरी तो मांग सरकार से रहेगी कि इस बात की जांच होना चाहिए कि इतना पैसा कहां से आया, जिससे मेरा एक सवाल है उससे पहले भदौरिया जी, आप प्रयास किए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार को कुछ नहीं होगा, आप कह रहे हैं आपकी सरकार को कुछ नहीं होगा, जो असंतुष्ट थे वो बढ़िया है, कोई असंतुष्ट नहीं है। फिर आपके राज्यसभा सांसद विवेक तनखा क्यों कहते हैं कि जो असंतोष चल रहा था, पहले से दिख रहा था, वो अब सामने आ गया है, अब नया पीसीसी चीफ भी मिल जाएगा। उमंग सिंगार आते हैं, बोलते हैं तो सब राज्यसभा के लिए चल रहा है, बाकी आप समझदार हैं। निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल कहते हैं कि भाई हमें सरकार आए या जाए इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर सभी संतुष्ट है तो फिर ये क्या है? नहीं, 3 बातें कही आपने, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भार्गव साहब से भी कमेंट होगा इसका। विवेक तनखा जी का जो बयान है, जी कहिए आप। विवेक तनखा जी का जो बयान है, ये हमारे पार्टी निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि 1-1.5 साल में कुछ ऐसे फैसले थे जो होना बहुत आवश्यक था। विधायकों में असंतोष हो सकता है, इस बात से भी मैं सहमत हूं, लेकिन सरकार गिराई जाए इस स्तर तक या इस हद तक नहीं, उसको हम अपने पार्टी के अंदर अपने स्तर पर रह के उसका समाधान निकालेंगे। कोई नहीं चाहता कि सरकार गिरे। असंतोष हो सकता है, स्वाभाविक है, क्योंकि जो विधायक जनता से चुन के आए हैं, निश्चित रूप से वो कुछ वायदे जनता के बीच में करके आते हैं, उनको पूरा करना उनका दायित्व है। निश्चित रूप से उनकी सरकार से ज्यादा अपेक्षाएं हो सकती हैं। और सरकार का ये दायित्व है कि विधायकों की उन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास हम करें। तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, पर कोई ये नहीं चाहता कि सरकार गिर जाए। ठीक है, आप नहीं चाहते, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अंदरूनी कलह की वजह से सरकार गिरेगी। समस्याओं का हम हल निकालने का प्रयास करें। बिल्कुल। मैं एक और आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं, फिर आगे और मेहमान हमारे साथ हैं उनके पास जाऊंगा। भदौरिया साहब, अगर आप मानते हैं इस बात को कि थोड़ी सी असंतुष्टि है, तो फिर क्यों निर्दलीय विधायक है या जो दूसरी पार्टी के समर्थन आपके पास है विधायकों का,
वो अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी, 1 साल सरकार को हो जाएगा, तो वो क्यों नहीं जाएंगे? फिर तो वो ऑप्शंस खुले रखेंगे ना सर। मैं आपको कह रहा हूं कि भारतीय आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, बोलिए आप। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। आ रही। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। पूरे 5 साल हमारी सरकार चलेगी। जो हमारे सहयोगी दल हैं और जो निर्दलीय विधायक हैं, चाहे सहयोगी दलों में चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, और जो निर्दलीय विधायक हैं, सिर्फ सरकार चलाने के लिए हमारे साथ नहीं है। एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम हमारा है। और जो लोग नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने 15 साल प्रदेश का शोषण किया है, पुनः सत्ता में आए, इसलिए एक निश्चित न्यूनतम कार्यक्रम के तहत हम लोग सरकार में हैं। और हमारा सबका यही प्रयास है कि मध्य प्रदेश का उत्तरोत्तर विकास हो और सबकी समस्याओं का आपका प्रयास तो है, लेकिन अभी आपका प्रयास मुझे जो दिख रहा है भदौरिया साहब, वो यही दिख रहा है कि कैसे विधायकों को एकजुट किया जाए, कैसे उन्हें राज्यसभा चुनावों से पहले अपने खेमे में रखा जाए। अभी तक तस्वीर यही दिख रही है भदौरिया साहब। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, पर निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ नेता सिंधिया जी, श्रीमंत सिंधिया जी, कमलनाथ जी, सबका ये प्रयास है। मैं एक ब्रेक के लिए जा रहा हूं यहाँ पर भदौरिया साहब। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया है, तो एक बात और बता दूं कि अभी तक पूरी फिल्म से अगर कोई सबसे ज्यादा साइडलाइन किया गया है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। वो कहीं है ही नहीं अभी तक पूरी पिक्चर में। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रेक के बाद हम इसके साथ लौटेंगे। बहुत शुक्रिया भदौरिया साहब हमसे बात करने के लिए। 3 खास मेहमान लगातार बने रहेंगे, दुर्गेश केसवानी और बीजेपी की तरफ से। नहीं है तो क्या राज्यसभा में वो दूसरा उम्मीदवार खड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे? यदि नैतिक मूल्य और प्रजातंत्र मध्य प्रदेश में बचाए रखना है, हाँ। तो आपके संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा में आपके पास एक ही वोट मिलता है, हाँ। तो आपको नैतिक आधार पर नैतिक मूल्यों की रक्षा करना, प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। क्या एक कैंडिडेट लड़ाएंगे या राज्यसभा में दूसरा लड़ाएंगे, तो आप हॉर्स ट्रेडिंग और खरीद फरोख्त पे विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मृदुल जी, उनके मूल्य क्या है? मैं भार्गव साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, आपने खुद सुना, खुद आपके मंत्री प्रदीप जायसवाल को छोड़िए, उमंग सिंगार पे आ जाता हूं मैं। वो कहते हैं कि ये सब राज्यसभा की लड़ाई है। तो राज्यसभा की लड़ाई कौन लड़ रहा है सर? देखिए मृदुल जी, राज्यसभा की लड़ाई हो, सरकार की लड़ाई हो, सब तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसके पूरे षड्यंत्र के पीछे है। ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं। चाहे प्लेन की बात हो, खरीद फरोख्त की बात हो, पैसे की बात हो, दिल्ली में अरेंजमेंट की बात हो, हरियाणा में अरेंजमेंट की बात हो, मैं पूरी तरीके से मानता हूं इसको बगैर सुलझाए कुछ नहीं हो सकता। इसके पीछे दुर्गेश केसवानी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इतने सारे प्लान बना लिए, पूर्व मुख्यमंत्री पहुंच गए, पूर्व मंत्री पहुंच गए। 1 मिनट भार्गव साहब, 1 मिनट। केसवानी साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री सब पहुंच गए, लेकिन जो प्लान था आपका वो फेल हो गया, मान लीजिए अब, या अभी भी कुछ आपने पत्ते बचा के रखे हुए हैं जो अगली चाल में चलने वाले हैं आप? देखिए मृदुल जी, जो प्लान था वो उमंग श्रृंगार जी ने क्लियर कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के चुनाव टिकट की और कांग्रेस की अंतर्कलह की पूरा ऐसे उसका कारण है। प्लान भी इन्हीं चला, शय भी इन्हीं को मिली, दराशाई भी यही हुए। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं एपिसोड, मेरे मित्र यहाँ बंधक बनाने वाली जो बातें कर रहे हैं, तो आप सुबह से जब कल 2 बजे से लाइव चला रहे हैं, आपने रात को 3:30 बजे कुशवाहा जी का भी इंटरव्यू किया, तो कुशवाहा जी ने किया कि हम चंबल के लोग हैं, हमें कोई बंधक नहीं बना सकता, ये स्पष्ट उन्होंने कहा। और बोला हम अपने कहां ले जा रहे हैं, शेयर करा रहे हैं क्या? और वही विधायक वापस आए हैं उनके। केसवानी जी, मैं वही तो कह रहा हूं, अगर आप बंधक नहीं बना रहे, अरे आपके साथ हैं, तो चार्टर्ड प्लेन से क्या पिकनिक पर जा रहे हैं ना? चार्टर्ड घूमने जा रहे हैं कहीं? आप बता दीजिए कि भाई बेंगलुरु का सैर कराने गए थे, वहां थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे। से मृदुल जी, ये बताइए ना फिर। ये सपने, ये कहानियां, ये सब इन्होंने रचित की है, रचयिता ये लोग। बेंगलोर गए कि नहीं गए विधायक, आप बताइए कि भैया वो चार्टर्ड प्लेन से बेंगलोर गए कि नहीं गए, क्या हुआ? अच्छा, नहीं गए कि गए, आप भी बता दीजिए। अरे कहीं नहीं गए विधायक, तो कहां है फिर बताइए। ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर है इनका कि इनके अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं।
कहाँ है बताइए। ये तो कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए ना। वो कह रहे हैं ना आप ले गए, वो तो बता ही रहे हैं कि भाई आप ले गए। और मैं आपके जी कांग्रेस के नेता बताएं, बता रहा हूं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आप उन्हें लेकर बेंगलुरु चले गए। ये कितना बड़ा फेल्यूर है कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी ने अरे मेरी बात आ जाने दीजिए भैया, प्लेन 12 सीटर है ये तक बता दिया। आप तो ये बताइए कि कमलनाथ जी ने, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को सुरक्षा का वचन दिया था, आज वो अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं। केसवानी साहब अब खेल खुल गया, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, उसी पर रहिए। आप ये बताइए, अगर आपको नहीं पता, आप कह रहे हैं कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस कह रही भाई आप लेकर गए, मृदुल जी या तो गलत बता दीजिए उन्हें कि नहीं हमारे पास नहीं है, आप देख लीजिए क्या है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक संजय पाठक की खदानों पर एक्शन लिया गया है। मेजर्स निर्मला मिनरल्स के नाम मंजूर खदानों को बंद कर दिया गया है। पहले कोर्ट के निर्देश पर खदानें बंद हुई थी। जबलपुर कलेक्टर ने 10 जून 2019 को एक स्थगन आदेश जारी किया था, लेकिन 8 महीने बाद ये खदानें फिर बंद कर दी गई हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सियोरा के ग्राम अगरिया और दुबियारा में खदानें हैं और इन खदानों को बंद कर दिया गया है। खबर ये मिल रही है दोबारा इन्हें बंद किया गया है। जो तस्वीर सामने आ रही है, आप समझिए, संजय पाठक जो हैं, उनके चार्टर्ड प्लेन की यहां बात हो रही थी और अब उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है। करण मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। करण बताइए, क्यों आखिर एकाएक खदानें बंद हो गई हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस को लेकर सियासत पूरी गरमाई हुई है और उसके बाद जबलपुर कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया एक आदेश जिसमें पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में बीजेपी के विधायक संजय पाठक की खदानों को बंद कर दिया गया है। जी, सिहोरा क्षेत्र में ग्राम अगरिया और दुबेरिया में ये खदानें थी। इसमें पूरा जो आदेश का हवाला जो दिया गया है पूरी खदानों को बंद करने के पीछे तर्क ये दिया गया है कि जो समय सीमा इनको 6 माह की समय दिया गया था, उसके बावजूद भी इसमें जो जवाब प्रस्तुत होने थे, जो बात सिद्ध करनी थी इस स्थान को लेकर, इस स्थान के पट्टेदार को लेकर, वो सारी बातें इसमें प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको मैं इस बात का भी गौर कराना चाहूंगा कि जबलपुर कलेक्टर द्वारा 10 जून 2019 को एक स्थगन आदेश जारी किया गया था, जिसके माध्यम से ये पूरी कार्रवाई तय की जानी थी। लेकिन एक बिल्कुल समय निकला, एक दिसंबर में ये पूरा समय खत्म हो चुका था। 2 माह का अधिक समय भी इस पूरे मामले में रहा, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। बहरहाल आज जिस तरीके से पूरी प्रेशर पॉलिटिक्स का जो मिडनाइट पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ, उसके बाद आज जो कलेक्टर द्वारा ये कार्रवाई की गई है, एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर इसको देखा जा सकता है और ये संभावनाएं भी देखी जा सकती है कि आने वाले दिनों में या कुछ घंटों के अंदर भी मध्य प्रदेश के अंदर इस तरीके की और भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी करण, लेकिन अभी आपने प्रशासन से बात की, जो प्रेशर या दबाव उन पर बनाया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं, उसको लेकर बातचीत हुई आपकी? देखिए, हमारी इस विषय में जबलपुर कलेक्टर से बातचीत रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायालय के आधार पर, अनुपालन के आधार पर ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। विधि संगत पूरी कार्रवाई रही है। इसमें समय सीमा के आधार पर पट्टेदार को अभ्यास प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार समय भी दिया गया था, लेकिन ये समय सीमा के आधार पर इस नियम को ना फॉलो करते हुए इसमें कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था। उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि जिस तरीके से 10 जून 2019 को स्थगन आदेश जारी किया गया, 6 माह का समय दिया गया, उस आधार पर दिसंबर माह में ये पूरी जो कार्रवाई जो है, जो जवाब प्रस्तुत करने का समय उपलब्ध कराया गया था, वह समय सीमा खत्म हो चुकी थी। लेकिन ठीक है, मैं करण आपके पास लौटूंगा और जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तमाम बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। सबसे पहला सवाल भार्गव साहब आपसे मेरा, हमारे सहयोगी कह रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्या वाकई दबाव के चलते ये कार्रवाई की गई है? जी क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपकी चार्टर्ड प्लेन वाली बात भी सही होगी। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उसके आधार पर खदान बंद हुई। 31 दिसंबर तक का निर्णय था। हाँ, नहीं, चार्टर्ड प्लेन तो आप देखिए, बेंगलोर कौन सा प्लेन गया है, भोपाल से दिल्ली तक कौन सा प्लेन गया है, भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता शामिल हैं,
किन्ने बात की, ये तो बात सही है, आप खुद बता देंगे किसका प्लान था, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स का इसका कोई लेना देना नहीं। यदि होती खदान पहले ही बंद हो सकती थी। जब 31 दिसंबर तक का माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, चलना था, उसके बाद भी अवैध उत्खनन चल रहा था, उसको रोक तो लगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, कोई जिला कलेक्टर को आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया है, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का खुद का ऑर्डर नहीं है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं, फिर आप बताइए ना किसका चार्टेड प्लान था? देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नाम लीजिए ना, किसका चार्टेड जिस तरीके से काम करती है कांग्रेस। देखिए, चार्टर्ड प्लान संजय पाठक का था कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा अरेंज किए गए प्लान थे, जो ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि दिल्ली से बेंगलोर जो प्लान गया है 12 सीटर, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने पूरी बात 2 दिन पहले बता दी थी, पैसे का ऑफर बता दिया था कि 5 करोड़ रुपए की डीलिंग अभी हुई है, 25 करोड़ की टोटल बात हुई है। राज्यसभा एक तथ्यात्मक बात, बिंदुवार एक भी बात भी गलत नहीं, सब पता, आपने बिंदुवार जानकारी दे दी थी। हाँ, लेकिन अगर संजय पाठक के चार्टर्ड प्लान की बात भी आती है और फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, तो ये क्या चल रहा है? क्या सरकार अब घूम फिर के आकर अपनी मजबूती दिखाना चाहती है कि भाई हम सरकार में? क्या ये कोशिश है? मैं पाठक साहब आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद भदौरिया साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ओपीएस भदौरिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। पाठक साहब, जो खेल आप कह रहे थे कि अभी तो शुरू हुआ है, संजय पाठक की बात नहीं है, शुद्ध का युद्ध हो या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई में कमलनाथ का नाम लेना ही नहीं चाहता सर। अगर आप कह रहे हैं माफियाओं को पनपाने में बीजेपी का हाथ रहा है और अभी उनका सहयोग लिया जा रहा है, ये आपका कहना है, ये मेरा कहना तो है नहीं। मैं वही पूछ रहा हूं ना पाठक साहब से, मैं इसी बात की जानकारी ले रहा हूं। पंकज पाठक साहब, आपको लगता है कि खेल अभी शुरू हुआ है और उसकी तस्वीर हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो जबलपुर हो या भोपाल हो? देखिए, ये जो संजय पाठक के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुई, पर मेरा कहना ये है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के बाद जो है खदान को बंद करने के निर्देश थे कि 6 महीने तक का स्थगन आदेश था। अधिकारियों ने 2 महीने की छूट क्यों दी? इसमें उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। क्या राजनीतिक दबाव था? क्या संजय पाठक से कोई सौदेबाजी चल रही थी कि क्या वो वापस कांग्रेस में आएंगे? तो ये 2 महीने की छूट क्यों मिली उनको? और जब ये देखा गया कि संजय पाठक नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद फिर जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई कि खैर ये प्रशासनिक कार्य है, अपनी जगह है। लेकिन जैसा आपने मूल प्रश्न मृदुल जी किया कि ये जो खेल की शुरुआत है, देखिए ऐसा है कि उमंग सिंगार ने कहा कि ये राज्यसभा से इसका संबंध है, उन्होंने सही कहा। लेकिन सवाल ये कि राज्यसभा के संबंध से कांग्रेस भी जुड़ी हुई है और बीजेपी भी जुड़ी हुई है। केसवानी जी कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनकी पार्टी के अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि हमारा भी लेना देना नहीं है, लेकिन उनके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो वो। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि विष्णुदत्त शर्मा अध्यक्ष बने हुए हैं, उन्होंने मौन धारण क्यों करके रखा हुआ है? अब इसमें क्या संदेश जाता है, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, केसवानी जी ने ये कहा कि अभी ये चार्टर्ड, ये कांग्रेस के विधायकों को ये संभाल नहीं पा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अगर अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रही है तो फिर कौन संभाल रहा है उसको? यानी इसका मतलब कोई और तो संभाल रहा है ना। वही तो बात है। कोई संभाल रहा है तो वो सबको मालूम है संभाल रहा है, तो इसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ, ये विधायक आपके पास से टूट के आपके प्रति अविश्वास व्यक्त करके हमारे द्वारा तोड़फोड़ न किए जाने के बाद ये स्वेच्छा से हमारे साथ आए हैं। इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? ये तो मूल्यों की राजनीति कहलाएगी, ये कोई जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं कहलाएगी। हाँ। लेकिन अगर आप इससे बचेंगे तो ये जोड़ तोड़ की राजनीति ही कहलाएगी। बिल्कुल। केसवानी साहब, बता दीजिए, आपकी दोस्ती हो तो विधायकों से, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा तो दावा करते कि भाई हम तो बहुत साल से विधायक हैं, हमारी तो बातचीत रोज होती है। मैं इसके बाद भदौरिया साहब के पास जा रहा हूं। देखिए मृदुल जी, जैसा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने मैं भदौरिया साहब का रुख कर रहा हूं। 1 मिनट केसवानी साहब, 1 मिनट केसवानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं वो। 1 मिनट केसवानी साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। भदौरिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ओपीएस भदौरिया साहब, ओपीएस भदौरिया साहब जी, आपको क्या लगता है ये मीटिंग कितनी देर और चलने वाली है? ऐसा क्या चल रहा है जो 1.5 से 2 घंटे तक मीटिंग चल रही है? अभी तक माने नहीं क्या विधायक? नहीं, विधायक तो सब कोई ऐसी बात नहीं है, सारी बातें हो चुकी हैं
एक घरेलू माहौल में मीटिंग हो रही है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से कोई विलंब हो रहा हो। लेकिन भदौरिया साहब, ऐसा कैसा घर का माहौल जो स्टेट हैंगर के पीछे वाले दरवाजे से बिना रोके सीएम हाउस में दाखिल होना, ये कैसा घर का माहौल रहा? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये प्रयास रहा है कि किसी भी तरह से हमारी सरकार गिरे। एक साल में इनका तीसरा ये प्रयास है। तो और शिवराज सिंह जी, विजय वर्गीय जी, नरोत्तम मिश्रा जी, सब अमित शाह जी के अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए इनका ये प्रयास रहता है कि किसी भी तरह से हमारे विधायकों को गुमराह करें और इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस में बड़ा भारी असंतोष है, कांग्रेस में बड़ा भारी अंतर्द्वंद चल रहा है, लेकिन कहीं कोई स्थिति नहीं है। सारा माहौल अच्छा है और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी, किसी भी तरह के खतरे की ये कोई विश्वास तो बहुत नहीं पहले से दिलाया जा रहा है भदौरिया साहब। लेकिन देखिए, घटना ऐसी बदल जाती है एकाएक, हमें भी रात में जागने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये चल क्या रहा है मध्य प्रदेश में। और केसवानी साहब, ये रातों की नींद आपने उड़ाने का ठेका लिया है ना, क्योंकि कर्नाटक में भी ऑपरेशन लोटस होता है, क्या वही लोटस ऑपरेशन मध्य प्रदेश में भी हुआ? मानने को तैयार क्यों नहीं है आप? देखिए, अभी तो ऑपरेशन राज्यसभा चल रहा है मध्य प्रदेश में, जो दिग्विजय सिंह जी उसको लीड कर रहे हैं। और जैसा विधायक जी नंबर बढ़ाने का गेम की जो बात कर रहे हैं, ये नंबर वगैरह सब कांग्रेस में बढ़ाए जाते हैं। भाजपा में संगठन जो जिस कार्यकर्ता को जो आदेश देता है, वो प्रत्येक कार्यकर्ता उसका पालन करता है। रही बात आज की जो कार्रवाई की, ये माफिया पे जो कार्रवाई। अच्छा, आप बताइए, इस पूरे खेल में आप 2 दिन से देख रहे हैं, कल रात से देख रहे हैं, अभी तक आप बताइए वीडी शर्मा कहां पर हैं? वीडी भाई साहब आगर मालवा के दौरे पे गए थे, वहां पे आज बैठक थी कार्यकर्ताओं की। सुबह वो मीडिया से मुखातिब होकर गए हैं उस चीज को। वो भदौरिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात गए हैं, वो सुबह आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में भार्गव साहब के पास आ रहा हूं। भदौरिया साहब कहिए। मृदुल जी, मेरी बात तो आ जान दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है ना, ये समय दूंगा, भाजपा को ना निकलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। चल रहा है जो ग्रह कांग्रेस में चल रहा है, नहीं रहा और उगलते भी नहीं बन रहा है। क्या ऐसा है कि केसवानी जी? अच्छा बताइए अब। अरे आप तो ये बताइए, श्रीमंत जी जो असली चरित्र है वो सामने आ गई है। अगर हॉर्स वही लोग सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर हॉर्स ट्रेडिंग की बात आप लोग कर रहे हो, तो श्रीमंत जी ने तो मना कर दिया है उसको। महाराज ने मना कर दिया है। महाराज ने श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर हैं आपके, उसका क्या जवाब है? मैं वही तो कह रहा हूं, जैसे वीडी शर्मा इस पूरी फिल्म से बाहर है, वैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर है। नहीं, जनता की राजनीति करते हैं। वीडी शर्मा जी तो खेल में ही है पूरा। तभी वो वीडी शर्मा जी तो पूरा अभी सुबह उनके कहने पर चल रहा है कि केसवानी जी सब कुछ। लेकिन 3 दिन पुराना कार्यक्रम था ये, भारतीय जनता कार्यक्रम में गोवा में मध्य प्रदेश में ये तीसरे बार प्रयास कर रहे हैं। अच्छा भदौरिया साहब, अगर आपको उनके वीडी शर्मा की जानकारी है तो ये भी बता दीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। मैंने आपको कहा कि सिंधिया जी की राजनीति बिल्कुल स्पष्ट, सीधी और सटीक है। वो जनता की राजनीति करते हैं, कभी इस तरह के विवादों में ना पड़ते हैं, ना वो कभी ये पसंद करते हैं। तो आप ये मानते हैं खेल दिग्विजय सिंह का है? हेलो जी, तो ये खेल फिर है किसका? दिग्विजय सिंह का है क्या? हाँ, क्या मुझसे बात कर रहे हैं? आपसे कह रहे हैं, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इन पचड़ों में नहीं पड़ रहे हैं तो फिर कौन पड़ रहा है? वो हाँ बोल रहे हैं विधायक जी। ये कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में ये सब काम चल रहा है। देखिए, जितना साफ इसे चाहते हैं कि हमारी सरकार इतना साफ है नहीं। भार्गव साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप भोपाल में बैठे हुए हैं। भोपाल की सरगर्मियां बड़ी तेज हैं सर, एक के बाद एक मंत्री जाते हैं, वहां से आते हैं, लेकिन वो विधायक जो है अभी भी बैठक में बिजी हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। आपको लगता है क्या ये सिर्फ राज्यसभा के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है?
ये लीजिए, एक बड़ी खबर आ रही है भार्गव साहब, इस पर ही जवाब लूंगा आपसे। एक बड़ी खबर आ रही है भार्गव साहब, नीचे पढ़िए जरा, आपके सामने टीवी होगी। आगर मालवा से खबर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया कई तरह की साजिश का शिकार हो गए हैं, मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया से सहानुभूति है। गोपाल भार्गव यहां तक कह गए कि वो अपनी दलीय मर्यादाओं में बंधे हुए हैं, सारे लोगों ने उनके खिलाफ साजिश की है, ये पूरी साजिश ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ है, ये गोपाल भार्गव का कहना है। और हमारे साथ भी भार्गव साहब बैठे हुए हैं। भार्गव जी, अब किसकी बात माने हम, गोपाल भार्गव की? वो कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बेचारे सोच रहे थे राज्यसभा चले जाएंगे, लेकिन साजिश का शिकार हो गए। मृदुल जी, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं मुझे बोलने का आप समय देंगे। बिल्कुल। तो गोपाल भार्गव जी की बात का भी जवाब दे दूं, पंकज पाठक जी, दुर्गेश जी की सबकी बातों का जवाब दे दूं। हाँ, दे दीजिए। गोपाल भार्गव जी को सहानुभूति होना चाहिए शिवराज सिंह चौहान जी से, राकेश सिंह जी के प्रति, और उनको खुद को अपने पद पे जिस तरीके से खतरा मंडरा रहा है उसके प्रति भी कांग्रेस को सहानुभूति है कि उनका बचा रहे पद, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी वो भी छीन लेगी। कांग्रेस की बातें बताओ। मैं कहता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ना इनके सहानुभूति की जरूरत है ना भारतीय जनता पार्टी की। जो लड़ाई नैतिक मूल्यों के लिए मध्य प्रदेश की जनता के लिए माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लड़ी है, मैं भदौरिया जी की बात से सहमत हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया साफ सुथरी राजनीति में विश्वास रखते हैं। ये फिर किसका भारतीय जनता पार्टी जैसा छल कपट नहीं करते हैं कि आप टीवी पे आके कह रहे हैं कि हमारा इस षड्यंत्र पे कोई लेना देना, बाहर टीवी पे आके कहते हैं इस षड्यंत्र से हमारा कोई लेना देना नहीं, पर्दे के पीछे नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान है। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी की भूमिका को लेकर पंकज पाठक जी ने प्रश्न किया है। हाँ। पूरी देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या महासचिव, उसका कोई योगदान नहीं है। अमित शाह मोदी जी तय करते हैं। मैं आ रहा हूं मस्तानी जी, ब्रेक के बाद एक ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। भार्गव साहब, आपको रोकते हुए और केसवानी साहब के पास भी लौटेंगे, जवाब लेंगे इस बात का कि भाई ये चल क्या रहा है, कौन किस खेल में कहां किस पोजीशन पर खेल रहा है, ये तो अभी साफ नहीं है। लेकिन सब यहां पर यही सियासी गेम खेलने की कोशिश में लगे हुए हैं।